Hi guys, this is me Anand Jha and you are watching the school series. So guys, this is the last part of electricity chapter. In this video, we will discuss about electrical energy, electrical power and heating effect of electric current. So let's start the topic. First of all, सबसे पहले अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो और कि मैटर का जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, वो क्या कहता था कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा था। उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो सेम केस एनर्जी में भी लागू होता है। तो एनर्जी का लॉ क्या कहता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कहता है एनर्जी का प्रिंसिपल, क्या कहता है कि इसे हम सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हैं, चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस ये हमें याद रखना है। हम इसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। बट मेन पॉइंट क्या है, चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में हम कैसे क्या चीजें देखते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल्स क्या कहते हैं, तो एग्जांपल्स जैसे सबसे पहला हम घर वगैरह में जो क्लोथ्स को प्रेस करने का काम करते हैं, तो मैं सिंपली आयरन लिख देता हूँ, है ना, जो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। तो जब भी हम आयरन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब भी हम उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो आप देखोगे कि आयरन के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या कि पहली बात तो कि आयरन के अंदर जो मटेरियल होता है, जिससे आयरन बना है, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, उसके अंदर होता है हमारा नाइक्रोम एलॉय। ये आपको पता होना चाहिए, नाइक्रोम एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, या बोल सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये एलॉयज होते हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम एक एलॉय है। जब भी हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये नाइक्रोम एलॉय क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो जब भी हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, रेजिस्टेंस के कारण करंट स्टॉप होगा और ये हीट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, मान लीजिए फैन का एग्जांपल देता हूं। ये फैन है, जब भी आप इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, फैन रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इसका मतलब हो गया कि ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। एंड सेकेंड, आप देखोगे पंखे को छू करके जब आप उसे बंद कर दो तो वो हीट हो जाते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी। हीट भी एक तरह का एनर्जी है। कई बार आपको किताब में देखने को मिलेगा कि हीट हम लॉस की तरह यूज करते हैं, बट एक्चुअली हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है। बट इन दिस केस ऑफ फैन हम बोल देते हैं कि ये हमारा लॉस है। क्या है, लॉस, क्योंकि हम इस एनर्जी का कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इस वजह से बोल देते हैं हम कि ये एक लॉस एनर्जी। सेकेंड, उसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पता है ना आपको, अच्छा यार टी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। एनोड और कैथोड बना रहता है, केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, एनोड पे कुछ मटेरियल्स जमा होते हैं और कैथोड पे कुछ और मटेरियल्स जमा होते हैं। तो इन दिस केस क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, बल्ब। बल्ब के अंदर आप देखते हो फिलामेंट होता है। जैसे ही आप इस बल्ब को क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो बल्ब है ये क्या करता है, ग्लो करता है। क्या करता है, ग्लो। तो यहाँ पे एक तो मिल गई आपको लाइट एनर्जी, जो कि आप 10th क्लास में कंप्लीटली पढ़ोगे, एंड दूसरा हीट एनर्जी,
है ना, फिलामेंट गर्म होता है ना, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख लो कि दो एनर्जी में स्प्लिट अप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या क्या काम कर सकता है और किन किन एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे अब हम रफ करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अगर कहीं पर बीच में फोकस का मतलब दिक्कत आता है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या कहता है? देखो फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के केस से लेते हैं हम, तो हम समझ सकते हैं आसानी से। तो V इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? W बाय Q। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, V इज इक्वल्स टू W बाय में Q, यानी वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय में चार्ज। ये वर्क डन था और ये हमारा चार्ज था, ये हमारा वोल्टेज था या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये आपको पता है। अब जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि वर्क डन की बात करें या एनर्जी की बात करें, हमारे लिए ये दोनों ही केसेस सेम है, क्योंकि दोनों के जो यूनिट है वो हम क्या यूज करते हैं? जूल। क्या यूज करते हैं? जूल। एनर्जी की एक और यूनिट होती है कैलोरी, ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम कहीं पर W की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की। वैसे वर्क डन और एनर्जी दोनों ही अपने आप में अलग है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये वर्क डन और एनर्जी एक ही है, मान लो। तो दोनों की यूनिट भी क्या है? जूल है। ये भी आपको पता ही है, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से, अगर हम W निकालें तो W किसके बराबर होगा? W किसके बराबर होगा? VQ। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। W इज इक्वल्स टू VQ। W क्या है? एनर्जी। बस आप यहां पे याद रखो, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू आ गया VQ। अच्छा अब बताओ यहां पे तुम्हें क्या करना है? तो याद होगा तुम्हें Q बाय I, Q बाय T इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता था? I के बराबर। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला याद हो तो। अब यहां पे हम Q की वैल्यू निकालें तो Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। तो W इज इक्वल्स टू हो गया V I T। ये आपका अगला फॉर्मूला आ गया एनर्जी का। अब यहां पर आपको क्या करना है? ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो देखोगे V इज इक्वल्स टू क्या होता था? IR। अब ये वैल्यू यहां रख दो तो W इज इक्वल्स टू V इंटू आई की, V की जगह अब आपको कुछ और लिखना है, सॉरी, V की जगह आप क्या लिखोगे? IR इंटू में क्या है? IT। जब आप इन दोनों ही को मल्टीप्लाई करोगे तो नया फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो मैं अभी आपको आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दिखाऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो इन्हें याद रख लेना। अब आगे एक और फॉर्मूला इसी से क्या निकलेगा कि अगर W इज इक्वल्स टू हमारा I स्क्वायर RT है तो ओम्स लॉ से I किसके बराबर होगा? V बाय R के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां देखो ओम्स लॉ से हमने I किसके बराबर निकाला? V बाय R। अब हम रख देते हैं इस वाले में, तो V का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ I का स्क्वायर था। चलो ठीक है, आप लगा दो। अब यहाँ R हो गया और यहाँ T हो गया, R ने एक R को कैंसिल कर दिया, तो W इज इक्वल्स टू हो गया V स्क्वायर T बाय R। ये नया फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बोल सकते हैं वर्क डन का, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको लिख लेने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम इलेक्ट्रिक पावर पे बात करते हैं, इसमें इतना ही है और कुछ खास बात नहीं है। इसका यूज करेंगे हम अभी, देखना कैसे। हाँ तो चलो इसे रफ करते हैं। तो गाइस देखो आगे अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब देखो अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं गाइस, तो देखो पावर एक्चुअली में क्या है? पावर है शक्ति। पावर क्या है? शक्ति, है ना। तो ये जो पावर है, जैसे पंखे को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो पंखा घूमता है, लेकिन उसको पावर मिलना चाहिए ना ज्यादा घूमने के लिए। जितना ज्यादा पावर होगा उतना अच्छे से वो घूमेगा, जितना ज्यादा हवा आएगा।
जैसा कि अभी वीडियो में हवा है नहीं, फैन बंद है। तो देखो पावर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वॉट। एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है। और एक और बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, याद है ना, अ क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना। ये तो आपको पता चल गया कि पावर की ऐसा यूनिट वॉट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर पावर की बात करें तो 1 वॉट किसके बराबर हो जाएगा, यहां से 1 जूल पर सेकेंड, यही तो होगा। तो आप बोल सकते हो कि 1 वाट को भी डिफाइन कर सकते हो 1 जूल पर सेकेंड, यानी जब 1 जूल का काम किया गया हो 1 सेकेंड में, तो बोल सकते हैं कि 1 वाट का पावर आया। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से अब बहुत सिंपल चीज है, पावर इज इक्वल्स टू, आपको W का फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो W किसके बराबर हो गया, VQ के बराबर, अपॉन में T है तो T हमने लिख दिया, तो पावर इज इक्वल्स टू हो गया VQ बाय में T। अब देखो पावर के 3 फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, आपको दिमाग में भी याद रहेगा। ये तो याद है ना, यहां से हमने W की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब देखो पावर इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या है, तो I इज इक्वल्स टू क्या था, Q बाय में T, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। देखो जैसे हमने सेम पिछले में किया वैसा ही, तो यहां से Q किसके बराबर होगा, IT के बराबर। तो हमने V I T और नीचे क्या है T, T ने T को कैंसिल कर दिया, तो पावर का जो नया फॉर्मूला आया वो कितना आया गाइस, पावर का नया फॉर्मूला आया VI। क्या आया, VI। और ये फर्स्ट फॉर्मूला है पावर का, याद रखना, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अच्छा, अगर मैं यहां से 1 वॉट की बात करूं तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगर मैं डिफाइन करूं यहां से, तो मैं आपको बताऊं 1 वॉट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ डबल टी आएगा, आई एम सो सॉरी गाइस। तो 1 watt is defined when 1 ampere of current is passes through the conductor and 1 volt of potential difference measure across the end of the conductor। क्या मतलब, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, चाहे तो आप लिख लेना, ठीक है, वीडियो में लिखने से लेंथी हो जाएगा, आप सुन लो, इससे अच्छा सिंपल है कि when 1 ampere of current passes through the conductor, जब 1 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर से पास हो, when 1 ampere of current is passes through the conductor and 1 volt of potential difference measure across the end of the conductor, और जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही कंडक्टर के एंड के बीच मेजर किया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर कितना पावर है, 1 वॉट का पावर है। हम यहां से ये भी बोल सकते हैं। अब आगे देखो, ये तो पहला फॉर्मूला था पावर का, अब अगला फॉर्मूला निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल है। अब तो पावर इज इक्वल्स टू क्या है, VI। तो VI में अब आपको क्या करना है, पावर इज इक्वल्स टू V की जगह आप क्या लिखोगे, IR फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। अब यहां से आपको फॉर्मूले पे रख देना है, तो रख दो भैया, कोई सिंपल बात है, यह IR हो गया और इनटू में I है, तो पावर का नया फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर R। याद रख लेना, पावर का नया फॉर्मूला I स्क्वायर R, बहुत सिंपल है ना। अब देखो आगे, अब आपको पता है कि यहां से अगर हम I निकालें तो किसके बराबर, V बाय R के बराबर। बस अब यहां रख दो, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, I का स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर बाय में R का स्क्वायर इनटू में R, एक R ने एक R को मार दिया, तो पावर का नया फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाय R, और ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो 3 फॉर्मूले आपने पावर के ड्राइव कर लिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू VI, दूसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू IR एंड थर्ड फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तीनों ही फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, कहीं पे भी कैसे भी। हम देखेंगे न्यूमेरिकल सीरीज तो आपका चल ही रहा है साथ के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल सीरीज की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हो, और जो पार्ट देखना हो आप आसानी से देख लो, ठीक है। तो इसे रफ करता हूं मैं आगे, अभी हमें पावर पे और भी बहुत सारी बातें करनी है ना। अभी तो छोटा मोटा बात किया है हमने, अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये पावर वाला। आगे देखो, जो पावर की यूनिट थी वो क्या थी हमारी, वॉट। क्या थी, वॉट। उसके बाद जो पावर की हायर यूनिट होती है, क्या होती है, हायर।
यानी देखो घर वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में पावर ज्यादा कंज्यूम होता है, तो वहां पे पावर को ज्यादा यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, ना कि छोटे यूनिट में। तो वहां पे पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है 1 किलोवाट में। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर, है ना। और 1 किलोवाट के बाद हो सकता है मेगावाट में तुम्हें दे दें मेगावाट, तो मेगावाट हो जाएगा 10⁻⁶ अगर गीगावाट में दे दे तो 1 गीगावाट इज इक्वल्स टू हो जाता है 10⁹ वाट। तो ये कुछ यूनिट है, हायर यूनिट्स ऑफ पावर, जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, तो अगर मैं पावर इज इक्वल्स टू W बाय में T लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से W निकालूं तो किसके बराबर है? पावर इंटू टाइम के बराबर, है ना, पावर इंटू टाइम के बराबर। अब पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, वो दो क्वेश्चन पूछता है कि 1 वाट पर सेकंड में कितने जूल होते हैं, ठीक है, और 1 किलोवाट हार में कितने जूल होते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो डेरिवेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है? पावर इनटू टाइम, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो यहीं से निकलेगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं 1 वाट पर सेकंड की, तो देखो सिंपल, 1 वाट पर सेकंड का मतलब हो गया 1 इंटू 1, यानी 1 जूल आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर भी वॉट में दिया हुआ है और टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट 1 1 पुट कर देंगे। लेकिन जब हमें दिया हो 1 वाट पर 1 हार, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, वॉट यूनिट तो सेम है, यानी 1 ही रहेगा, लेकिन जब हम हार को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3600, यानी 3600। तो हम बोल सकते हैं 3600 जूल, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 3.6 इंटू 10⁻, एक और ले लिया तो 3 जूल, है ना, ये बोल सकते हो। हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो आगे एक जीरो बढ़ गया, सिंपल। फिर आपसे पूछता है 1 किलोवाट, 1 वाट नहीं, अब पूछता है आपसे किलोवाट में 1 किलोवाट इन 1 हार, ठीक है, 1 किलोवाट 1 हार में कितने जूल होते हैं? तो देखो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं, इनटू 1 हार में कितने सेकंड होते हैं? 3600, यानी 3600। टोटल देखो तो 36, 3 और 2 5, 3 2 5, इतना जूल। या ऐसे भी लिखा सकता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ज्यादातर किताब में यही वैल्यू लिखी रहती है। इसका क्या मतलब होता है कि एक जीरो आगे बढ़ा दिया जब यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये था कि 1 किलोवाट हार में कितने जूल होते हैं, 1 वाट हार में कितने जूल होते हैं, और 1 वाट सेकंड में कितने जूल होते हैं। सिंपल था ना, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो गाइस, क्या होता है कि कोस्ट निकालते हैं। किसकी कोस्ट निकालते हैं? देखो, जो भी आप एनर्जी यूज करते हो, ठीक है, जो भी आप एनर्जी यूज करते हो, इसका कोस्ट देते हो। आप क्या देते हो? कोस्ट। सरकार को कीमत देते हो ना, जैसे आपके यहाँ होगा, दिल्ली में रहते हो तो BSES हो गया, इन सबको क्या देते हो? आप कोस्ट देते हो, अपने जो भी एनर्जी आप यूज करते हो। तो ये कोस्ट कैसे निकालते हैं? देखो, कोस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है, कोस्ट इक्वल टू होता है कि कितना पावर आपने कंज्यूम किया इनटू में रेट, इनटू में रेट। तो घर वगैरह में जो मीटर देखते हो वो किस में होता है? किलोवाट पर हार में। तो सिंपल है, कोस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट पर हार इनटू में रेट। अब ये जो रेट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं तो निकालने को दिया जाता है जब आपको कोस्ट और पावर गिवन हो, या आपको कोस्ट या रेट गिवन हो तो आप पावर निकाल सकते हो। तो ये तरीका है। आपको क्वेश्चन कुछ तरीके से मिलता है। आपको ये दिया रहता है कि आप 10 किलोवाट 1 घंटे में इस्तेमाल करते हो, तो बताओ 1 मंथ में आप कितने रुपए दे दोगे, जबकि रेट आपका कितना है? 2 रुपए, 2 रुपए पर हार।
₹2 पर हार की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल है, पहले आप 1 घंटे का निकालिए, फिर आप 1 मंथ का निकालना चाहते हैं तो किस मंथ की बात कर रहा है, अगस्त की बात कर रहा है, जनवरी की बात कर रहा है, तो जैन की बात कर रहा है तो 31 यानी 31 दिन होते हैं, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, तो 31 दिन का कीमत निकल के आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल सीरीज में तो हम देखेंगे, बट अभी आपको क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो देखा आपने कैसे आपको पावर गिवन होगा, आपको रेट गिवन होगा, सॉरी, ठीक है, और आपको जितने महीने का पैसा निकालना है आप निकाल सकते हैं, 1 साल का निकाल लो, 2 साल का निकाल लो, जितने का निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा किसका, एनर्जी के कॉस्ट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं फैन ऑन करूंगा तो आप कहोगे कि वीडियो के अंदर साउंड क्वालिटी खराब हो गया सर, तो भैया हम ही झेल लेते हैं गर्मी। आगे देखो, अगर मैं बात करता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसकी बात कर रहा हूँ, ये तो सिंपल टॉपिक है, आपको पढ़ने से पता चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा सिंपल टॉपिक है, क्या मतलब है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कपड़ा प्रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे बल्ब की बात करता हूँ, चलो कपड़े की बात हटाओ, बल्ब की बात करते हैं हम, ठीक है, ये है हमारा फिलामेंट, सबको पता है, ठीक है, जिसका भी बनाओ, टंगस्टन का बनाओ, किसका भी बनाओ, हमें बात करें फिलामेंट पे। क्या होता है कि जब इस फिलामेंट से क्या पास होता है, करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी बात करें, तो ये फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है, हीट होता है कि नहीं होता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी चीज को करंट मिले तो वो हीट अप हो जाए, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन पे, जो फॉर्मूला पेपर में पूछते हैं, तो देखो क्या होता है कि H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। H यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of the current passes through the conductor, and H is the directly proportional to the resistance produced by the conductor, and H is the directly proportional to the time in which the current passes through the conductor। तो ये 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ये किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, कि कितना अमाउंट ऑफ स्क्वायर करंट पासिस हो रहा है उस कंडक्टर से, ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट पास हो रहा है उसका स्क्वायर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ज्यादा करंट ज्यादा हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस फिलामेंट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, तभी तो वो करंट को रोक पाता है और तभी तो हीट अप होता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितने ज्यादा टाइम में, या नहीं सॉरी, जितने कम टाइम में जितना ज्यादा करंट पास होगा, हम बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो करंट पासिस पर यूनिट टाइम, जितना ज्यादा पास हो रहा है हम बोल सकते हैं उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, I²RT। आप कह रहे हो कांस्टेंट कहां गया भैया, तो कांस्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये T बनाया है मैंने, याद रखना, ये क्या है, T। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, W = I²RT। देखो ये सेम फॉर्मूला है कि नहीं है, सेम है। यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी, और मैंने क्या बोला था, ये वर्क डन भी क्या मान के चल रहे हो तुम, एनर्जी ही मान के चल रहे हो, ठीक है, क्या मान के चल रहे हो, एनर्जी ही। यहाँ पे ये क्या है, जूल ही है और कुछ नहीं है, क्या है, जूल ही है। अब 1 जूल यहाँ से अब क्या ड्राइव कर सकते हो, 1 जूल = एम्पियर का स्क्वायर इनटू ओम सेकेंड। देखो 1 जूल का यहां से अगर हम निकालें तो देखो हीट एनर्जी की बात करें तो ये किसके बराबर हो गया, एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड। देखो यूनिट कहीं से भी कुछ भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और सारी चीजें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया हो। तो यहाँ इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है। आगे एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम रिवीजन करेंगे पूरे ही चैप्टर का एक वीडियो में, है ना। और मैराथन सीरीज तो चल रही है न्यूमेरिकल की, और सारे न्यूमेरिकल कवर अप हो जाएंगे। तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।